Hello guys, welcome to my YouTube channel Akashdeep. If you are new in my channel, so be like, share and don't forget to subscribe our channel. So let's start class 8 NCERT summary chapter 4. So let's start our topic. Fourth chapter है ट्रैवल ड्यूक्स एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, मतलब और वे सारी बीमारियों को दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको DQO मतलब कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वे उनकी समस्या दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरावा भी शामिल थे। ये सभी आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासनों के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन किन समस्याओं को हल करना चाहते थे, जिन्हें डीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया और अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह से बदल रहा था। इस अध्ययन में हम ऐसे ही कुछ सवालों का विचार करेंगे। और अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर है उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव? बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल लोग जो थे तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे और जो अलग अलग भागों में कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे और कुछ जानवर पालते थे और कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। सम वर झूम कल्टीवेशन, उसमें से कुछ समुदाय झूम कल्टीवेशन करते थे। झूम कल्टीवेशन घुमतू खेती को कहा जाता है। इस तरह के कल्टीवेशन अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर किए जाते थे। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों को ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिसमें मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन के ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। घुमतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। मतलब कि शिफ्टी कल्टीवेटर जो थे वर फाउंड इन दी हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थे। वे केवल इसी तरीके से शिफ्ट कल्टीवेशन कर सकते थे। नेक्स्ट इज़ सम वर हंटर्स एंड गेटर्स। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, मतलब कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य जीव उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इस तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीज जो का तेल इस्तेमाल करते थे। साल मतलब कि होता है एक ट्री, महुआ अ फ्लावर दैट इज़ ईटन इज और यूज टू मेक अल्कोहल। मतलब कि महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और इसी को इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वो खोन समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदाय को चावल मतलब कि राइस और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, कई बार वो चीज़ों की अदला बदली से काम चला लेते थे। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरत चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई ट्राइबल्स खेत मजदूर थे और जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासी मतलब कि ट्राइबल्स को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे वाले जो ग्रुप्स थे जैसे कि मध्य भारत के बैगा और ओरो के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी और जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए वे ट्राइबल्स को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी बिजनेसमैन और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ बेचते थे और जो महाजन थे वह बहुत सारा इंटरेस्ट पे उन आदिवासियों को लोन देते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह मार्केट में वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी भी धकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को भारी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। सम हेडेड एनिमल्स, बहुत सारे आदिवासी समूह मतलब कि ट्राइबल्स ग्रुप जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। वे चरवाहे थे जो सीजन के हिसाब से मतलब कि जो अपने जानवर हैं उनके कैटल्स और शिप को के एक झुंड को यहाँ से वहाँ जाते रहते। जब एक जगह पर घास ख़त्म हो जाती थी तो वे दूसरे जहाँ पर घास अच्छी तरीके है या उनके खाने के लिए चीज़ें हैं जानवरों के लिए और उनके हिसाब से तो वे वहाँ उस दूसरे इलाकों में चले जाते थे। और इस तरह के कुछ अलग अलग जो समुदाय थे वो कुछ अलग अलग जानवर पालते हैं। जैसे कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर थे और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समूह जो गाय भैंस के झुंड पालते थे और कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरड़िए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अब देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है। सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन। बिफोर 19th सेंचुरी बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह पर टिककर खेती करने लगे। वे बार बार जगह ना बदल के वे एक ही जगह पर खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर राइट्स मिलने लगे थे। और बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडास की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी और कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर का हक होता है। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके फॉलोअर्स जो ताकतवर होते थे वे खुद की खेती ना करके वे अक्सर अपनी ज़मीन को रेंट पर दे देते थे दूसरों को बुआई करने के लिए। और ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह पर ठहरने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। मतलब सब मतलब कि सिविलाइज्ड। और जंगलों में रहने वाले जो जंगली और बर्बर माना जाता था
अंग्रेज़ों को लगता था कि जो स्थायी रूप से एक ही जगह पर रहते हैं वो सब हैं, इसीलिए जो अदर जो हैं उनको एक जगह बसाना और सब बनाना ज़रूरी है। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्टेड ट्राइबल्स लाइफ्स? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन किस तरह से बदल गया? लेट अस सी व्हाट दिस चेंजेस वर। देखिए, पहले जैसे इसमें दिया हुआ है, पहला व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स, आदिवासी के जो चीफ्स थे उनका क्या हुआ। और सेकंड है व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो घुमतू किसान थे उनका क्या हुआ। और तीसरा जो दिया हुआ है फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, वन कानून और उनके प्रभाव क्या क्या हुए हैं। और चौथा जो दिया हुआ है द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार की समस्याएं। और फोर्थ हमारा दिया हुआ है द सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। अब देखते हैं हमारा इसका पहला जो दिया हुआ है व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन व वन प्रबंधन के स्थायी नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियों के काम काज और राइट्स काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांव पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी जो कंट्रोलिंग पावर जो थी छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि के हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वे नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि ट्राइब ग्रुप एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें, मतलब कि परमानेंट रूप से एक जगह रहने वाले जो फार्मर्स को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज़ अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम, मतलब कि कुछ लॉस इम्प्लीमेंट कर दिए थे। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। जैसे कि हमने जो पहले जो चैप्टर 2 था उसमें हम देख चुके हैं कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को अक्सर नुकसान ही हुआ करता था, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए जो ईस्टर्न स्टेट के जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर हैं इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जो ट्राइबल ग्रुप थे उन्हें जंगल के कुछ हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेटर के लिए छूट दे दी गई। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, जैसा कि आपने को पता है, देखा है, इसमें आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः वे कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने और झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम जो कल्टीवेटर्स थे किस तरह ज़िंदा रह सकते थे,
इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। बाद में बहुत सारे आदिवासी समूहों ने जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ है उसका कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहें जिनसे जिन्हें जो सरकार है गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में संग्राम जो था सोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और जो थे मनी लेंडर्स, जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो थे जंगलों में जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। मतलब कि जो थे रेशम जो प्रोड्यूसर थे उनको 18वीं सेंचुरी में भारतीय रेशम की जो यूरोप के बाज़ार में बहुत मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी जो क्वालिटी को वो क्वालिटी थी वो दूसरों को आकर्षित करती थी और भारत का जो एक्सपोर्ट को तेज़ी से बढ़ा रही थी। जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम प्रोड्यूसर करने के लिए जोर देने लगे। अब वर्तमान जो झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले जो संथाल रेशम के कीड़े पालते थे, रेशम के व्यापारी अपने एजेंट को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके क्रमिक कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 क्रमिक कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन क्रमिक कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। और जो एक्सपोर्टर्स और जो रेशम उत्पादों के बीच की कड़ी का जो काम करते थे वे बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था और स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय जो बाज़ार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। द सर्च फॉर वर्क काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ख़राब थी। 19वीं सेंचुरी के लास्ट से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए जो ट्राइबल्स को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। अ क्लोजर लुक 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देशों के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से लेकर 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वे इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीतता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोडो के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों जो मुखिया होते हैं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डीकुओं के उत्पीड़न से जो बाहरी लोग हैं के उत्पीड़न से बहुत पूरी तरह से आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी
ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और उसने हम अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छा ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे। तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे और अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वे काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। आई होप यू guys enjoyed my videos, so be like, share and don't forget to subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon for notification. Thank you. Stay home and stay safe.